हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के पूरे चैप्टर नंबर 1 की वन शॉट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कि अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, है ना। तो आइए आज की इस वीडियो में हम पूरे कवर करेंगे और पूरी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 को वन शॉट करेंगे, है ना। तो आइए फाइनली शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इकोनॉमिक्स है ना, चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए, इसका नाम है अर्थव्यवस्था का विकास और इनके इतिहास, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी में अर्थशास्त्र, जिसमें पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है ना। यानी कि पूरे, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या होता है, इसमें जानकारी प्राप्त होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में, है ना। देखिए, यहाँ पे दिया गया है अर्थशास्त्र का पिता यानी कि जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। यानी कि पूरे, है ना, पूरे वर्ल्ड का यानी कि पूरे संसार के, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र के पिता जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के, है ना, जनक जो है ना, कौटिल्य को कहा जाता है। भारत के, बेसिकली भारत की जो है ना अर्थव्यवस्था के पिता हैं, उनका नाम क्या है, कौटिल्य। लेकिन पूरी दुनिया के एडम स्मिथ। क्लियर, इतना याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बढ़ता है, ठीक ना, कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, लिखेंगे समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। समाज में जो भी काम हो रहा है ना, उसके जोड़कर, है ना, उसको जोड़ेंगे, है ना, उसका योग पूरे करेंगे ना, तो अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है ना। यानी समाज की पूरी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 2 है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, है ना। लिखेंगे वह शास्त्र जिसमें मनुष्य आर्थिक क्रियाओं कलापों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है ना, एक ऐसा, है ना, क्या है, आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या मनुष्य अपने, है ना, है ना, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या अध्ययन करता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक ना। क्लियर, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि टाइप्स ऑफ, है ना, इकोनॉमिक्स। यानी कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो आइए बारी बारी से इसे देखते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। लंबा चौड़ा लिखा गया है, हम इसे शॉर्ट में समझा देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होता है जिसमें जिस देश की संपत्ति, है ना, पर अधिकार जो है ना, क्या होता है, पूंजी, यानी कि किसी निजी संस्था, है ना, किसी निजी संस्था के, है ना, हाथ में होता है। यानी कि जब देश की संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का, है ना, या संस्था, किसी निजी व्यक्ति या संस्था यानी कि कोई कंपनी का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। जैसे कि देख लीजिए, अमेरिका एक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जापान भी एक क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन भी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इत्यादि। ऐसा देश जो है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, ठीक। देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सब देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, पाया जाता है, ठीक ना। एंड इसमें सरकार के कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के कोई हाथ नहीं होता है। सरकार कोई टैक्स वैक्स, है ना, नहीं लेता है, ठीक ना। कोई मतलब उसका हाथ होता नहीं होता है सरकार का, ठीक ना। इसे स्वतंत्र, है ना, इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं ना। ये, है ना, मतलब हर, इनके सरकार से क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है ये अर्थव्यवस्था। क्लियर, इसे, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद जो है ना, 2 नंबर, है ना, जो है शॉर्ट में इसे भी समझते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है ना। जब देश की संपत्ति, है ना, या उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है ना। समाजवादी यानी कि सरकार, है ना, सब समाजवादी सब सरकार है। यानी कि जब देश की संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। क्लियर। इसमें सरकार लोगों की भलाई और देश के विकास के लिए कार्य करता है। यानी कि इसमें सरकार जो होते हैं, वो देश के लोगों की भलाई और देश के विकास के लिए कार्य करता है। जैसे कि चीन जो है ना, चीन में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्यूबा एक देश है, वहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। एंड लाओस जो है ना, लाओस में भी, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना। आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक। क्लियर। उसके बाद तीसरा नंबर है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो इसे भी, है ना, आइए बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। लिखेंगे जब देश की संपत्ति
एवं उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति एवं सरकार दोनों का अधिकार होता है। यानी कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी हो और सरकारी कंपनी भी हो, हर चीज़ प्राइवेट भी हो, हर चीज़ सरकारी भी हो, सरकारी स्कूल भी हो, प्राइवेट स्कूल भी हो, यानी कि जितने भी देश में है ना जो भी है ना चीज़ें हैं वो सरकारी भी हो और प्राइवेट भी हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हमारा देख लीजिए यहाँ पे भारत भी हो जाएगा। भारत क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो ना एक क्या उदाहरण हो जाएगा, है ना। भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ये सब है ना, ये सब जो देश है मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब जहाँ के है ना संपत्ति पर है ना क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है ना, वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होते हैं, उस पर सरकार का कोई भी है ना क्या होता है, पकड़ नहीं होता है। और समाजवादी जिस पर समाज के सभी लोगों को सरकार का अधिकार होता है ना, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पे देश के संपत्ति उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, सरकार और जनता दोनों का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहला है विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। क्लियर, तो आइए हम अभी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है ना। देखिए जिस देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, अधिक होता है ना। जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय यानी कि नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम क्या होता है, अधिक होता है, विषय है ना, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर, बहुत ही छोटा सा, जैसे कि अमेरिका का भी है, जापान का है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, भाई ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया यहाँ के देखिए है ना। जो विकसित अर्थव्यवस्था है भाई, है ना, जैसे कि जापान में डॉलर चलता है ना, वहाँ के हर व्यक्ति के भी है ना जो इनकम है ना, जो है ना पर कैपिटा इनकम है वो भी अधिक है, आय जो है ना उनका अधिक है। एंड वो देश जो है अमेरिका का भी इनकम अच्छा खासा है ना, जो नेशनल इनकम है वो भी ठीक ठाक है ना। तो विकसित अर्थव्यवस्था की है ना श्रेणी में जो है ना अमेरिका आता है, जापान आता है, कनाडा आता है, ठीक ना, और ऑस्ट्रेलिया आता है ना। ठीक, उसके बाद विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसे भी बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, कंसेप्ट आप लोग लीजिए बस, है ना। देखिए जिस देश की अर्थ है ना, जिस देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति का आय क्या होता है, कम होता है ना, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय आय देखिए कितना हुआ है ना, कम है, बहुत कम है। और प्रति व्यक्ति आय एक आदमी 25,000 रुपया होगा, है ना, कहीं 20,000 10,000, है ना। तो है ना जिस देश के ना राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या हो, कम हो, उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से ये दोनों समझ में आया होगा, है ना, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब जिस देश के है ना प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और विकासशील अर्थव्यवस्था जिसकी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कम होता है उसे विकासशील अर्थव्यवस्था होता है ना। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, और विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण जैसे कि भारत, पाकिस्तान है ना, नेपाल, ये सब होता है। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ना आगे बढ़ते देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है विकसित है ना, विकसित अर्थव्यवस्था वाले लोगों के जीवन स्तर कैसे होता है, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है कि विकसित है ना, विकसित अर्थव्यवस्था वाले लोगों के जीवन स्तर यानी कि जो उनकी लाइफ किस तरह होता है। भाई जिसका अर्थव्यवस्था विकसित है उनका लाइफ तो ठीक ठाक होगा ना, है ना। तो लिखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था वाले है ना देश के है ना, देश के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय क्या होता है, अधिक होता है, इसीलिए यहाँ के लोगों के जीवन स्तर उच्च होता है। यानी कि भाई जब विकसित है तो उनका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम यानी कि उनकी लाइफली यानी कि स्वयं का इनकम जो है ना, सेल्फ इनकम अधिक होता है, और राष्ट्रीय आय भी अधिक होता है, इसीलिए क्या उनकी जीवन स्तर अच्छा होगा भाई, अच्छे से खाते पीते होंगे, है ना। एंड है ना जो दूसरा क्वेश्चन है कि विकासशील अर्थव्यवस्था वाले लोगों के जीवन स्तर कैसे होता है, तो भाई सेम बात है, विकासशील अभी विकास कर रहा है ना, पीछे हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय क्या होता है, कम होता है, इसीलिए उनका जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है, नीचे होता है ना, जैसे कि भारत है। क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि अर्थव्यवस्था की संरचना के है ना,
संरचना से आप क्या समझते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं। तो आइए बहुत ही बारीकी से हम समझते हैं, है ना। लिखा गया है अर्थव्यवस्था की संरचना के मतलब यानी कि उसकी मीनिंग, अर्थव्यवस्था की संरचना के मतलब यानी कि मीनिंग विभिन्न प्रकार के उत्पादन क्षेत्रों में इसके, है ना, क्या होता है, विभाजन से होता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के विभाजन से इसकी संरचना हुआ है ना। जैसे कि इसमें, है ना, कृषि आता है, उद्योग आता है, व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, आदि बहुत कुछ आता है ना। तो आइए हम तीनों सेक्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आ गए हम, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर इसके, है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं ना, इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला है प्राथमिक अर्थव्यवस्था यानी कि प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक अर्थव्यवस्था यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, एंड तीसरा है तृतीयक अर्थव्यवस्था जिसे हम थर्डरी सेक्टर बोलते हैं, है ना। तो इसे बहुत ही छोटे और बाकी से हम, है ना, बारीकी से समझेंगे और बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का मतलब, है ना, कृषि से संबंधित, है ना, कृषि से संबंधित क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कृषि में, खेत में जो कुछ भी होता है ना, यानी कि खेत में जो कुछ भी होता है ना, उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली आता है, ये सब खेती की वजह से नहीं होता है ना। खनन आता है ना, वानिकी आता है ना। तो है ना प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित, है ना, यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, कृषि से संबंधित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना। कृषि से संबंधित क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहता है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा खनन, वानिकी, है ना, यहाँ पे देखिए है ना, मछली पालन, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर। उसके बाद है हमारा द्वितीयक क्षेत्र, है ना। द्वितीयक क्षेत्र को भी समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। तो द्वितीयक क्षेत्र को बहुत ही हम शॉर्ट में समझेंगे। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है ना, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। देखिए उद्योग से जितने भी उद्योग दुनिया में जितने भी उद्योग हो, वो सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यानी कि परिभाषा है, उद्योग से संबंधित क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं ना। उद्योग से संबंधित क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत गैस, बिजली, ये सब उद्योग में ना तैयार होता है। गैस, बिजली, वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, है ना, आदि के आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको प्राथमिक क्षेत्र एंड द्वितीयक क्षेत्र बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम फाइनली हम तृतीयक क्षेत्र में देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र को समझने का प्रयास। तो यही है तृतीयक क्षेत्र, है ना, यानी कि थर्डरी सेक्टर, है ना। तो समझते हैं, सेवा से संबंधित क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है ना। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, है ना, संचार, व्यापार आदि आता है। यानी कि, है ना, जो तृतीयक क्षेत्र आता है यानी कि जो है ना सर्विस सेक्टर आता है, उसमें जो ना क्या आता है भाई, उसमें जो है बीमा आता है, बैंक आता है, परिवहन आता है, संचार आता है ना। इसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि सेवा से संबंधित क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही सिंपल है ना। तो आई होप कि आपको तृतीयक क्षेत्र भी समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर, है ना। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। देखिए भाई, जो आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत से अर्थशास्त्री हैं जिनकी, है ना, जो अंदर में क्या होता है, मतभेद रहता है कि नहीं, कोई कहता है नहीं है ना अंतर, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर है, लेकिन कोई कहता नहीं है। तो इसलिए आइए हम इसका परिभाषा लिखते हैं उसी आधार पर। देखिए आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर नहीं माना जाता है ना, अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के आधार पर क्या होता है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों की, है ना, इसके बीच अंतर बताया है। मतलब बहुत से अर्थशास्त्री हैं जो अपने, है ना, जो है ना परिभाषा दी है, अंतर बताए हैं, है ना। तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्री हैं यहाँ पे 1 नंबर में श्रीमती उर्सुला हिक्स, है ना। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए, है ना, विकासशील जो अभी विकास कर रहा है, अभी विकास करने की श्रेणी में है, अभी कर रहा है लेकिन किया नहीं है। आर्थिक विकास शब्द, है ना, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, है ना, विकासशील देशों के लिए, और आर्थिक वृद्धि शब्द का जो है ना ग्रोथ कर चुका है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, है ना, विकसित देशों के लिए की है।
श्रीमती उर्सुला ने क्या किए हैं, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग है ना विकासशील देशों के लिए और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किए हैं, है ना। उसके बाद एक और थे, वो भी बोले कि नहीं मैं भी दूंगा, मैं भी परिभाषा दूंगा, है ना। तो उन्होंने परिभाषा किस तरह दिया, अंतर किस तरह बताया कि है ना, उनका नाम क्या था, डॉक्टर ब्राउन सी के अनुसार आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया, है ना। ये है ना जो आर्थिक वृद्धि का है ना, वृद्धि शब्द का प्रयोग जो ना विकसित देशों के लिए किया, है ना। ठीक, तो यहीं पे है भाई, कुछ लिख देना है भाई। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछे है ना, तो आप ये सब लिखिएगा। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों को भी जिसका क्या है मतभेद है। जो श्रीमती उर्सुला ने जो बात कही है वो लिख देना है, और जो डॉक्टर ब्राउन भाई कहे हैं उनका भी है ना बात को पेश कर देना है, ठीक ना। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइए हम 10वें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, यानी कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। बहुत ही कंसेप्ट और अच्छे से हम समझेंगे इसे, है ना। देखिए, ऐसा विकास जो जारी रहे, है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होता है ना, जो जारी रहे जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसे सतत विकास कहते हैं। ये शॉर्ट में हो गया। आइए इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार, है ना। जो परिभाषा लिखा गया अच्छे से, है ना, लिखा गया है, ऐसा विकास जो जारी रहे, है ना, जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, उसे सतत विकास कहते हैं, है ना, उसे सतत विकास कहते हैं, ठीक ना। सतत विकास वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, है ना, भावी पीढ़ी का भी है ना ध्यान में रखा जाता है। मतलब सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ है ना भावी पीढ़ी को भी है ना ध्यान में रखा जाता है ना। वर्तमान है ना, और वो रखते हुए वर्तमान की है ना जो मतलब वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को ना ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए भाई, क्या किया जाता है ना, वर्तमान की जो आवश्यकता होता है, जो वर्तमान की आवश्यकता है उसको भी पूरा किया जाता है, ठीक ना। तो इनका है ना जो सतत विकास का मेन मकसद, मेन परिभाषा यह है कि ऐसा विकास जो जारी रहे, जो टिकाऊ बना रहे, जो कभी समाप्त ना हो, है ना, और उसका उपयोग हम वर्तमान समय में करें, भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख कर करें, लेकिन वर्तमान की जो आवश्यकता है उसे पूरा करें और भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए उसे करें। क्लियर। उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका है ना क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है ना, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग क्या होता है। तो आइए बहुत ही अच्छे से इसे समझेंगे, योजना आयोग आखिर में होता क्या है ना। तो लिखेंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च, है ना, कितने 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था ना। ये सवाल पूछता है ना, हरदम ये 22 में भी पूछा था, है ना, कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। तो योजना आयोग का गठन है ना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। ये भी सवाल पूछा है, ठीक ना, कि है ना योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। देखिए योजना आयोग क्या होता है कि भाई देश में क्या होता है, एक प्लानिंग होता है, ठीक ना, और उसका तो अच्छे अध्यक्ष होते हैं ना, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए क्या प्रथम है ना योजना आयोग का अध्यक्ष वहीं थे, है ना। सवाल पूछता है। क्लियर। तो यह बोला गया कि है ना योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को, है ना, योजना आयोग के नाम बदलकर, है ना, क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। अब सवाल पूछा जाती है ना, योजना आयोग के है ना नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया, तो है ना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो मोदी ने, है ना, मोदी जी ने क्या किए, ये नाम रखे नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल कर। क्लियर। अभी अगर बात की जो वर्तमान में कि योजना आयोग के जो नेता कौन है, जो अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे जो है ना जो है ना मिस्टर मोदी हो गए, है ना, श्री नरेंद्र मोदी, है ना। क्लियर। उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखिए 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग जो ना रखा गया। लेकिन वर्तमान में अब देखिए वर्तमान में है ना नीति आयोग का अध्यक्ष है ना श्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। ये क्या करता है, देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है।
और यह पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य शुरू करता है। मतलब 5 वर्ष की योजना बनाता है कि जनता को क्या-क्या देना है ना? जनता को क्या-क्या है ना फ़ायदा देना है, क्या-क्या चीज़ देना है, क्या-क्या रोज़गार देना है, क्या-क्या मतलब और सब है ना जनता के लिए काम करना है। 5 वर्ष का क्या होता है, एक पंचवर्षीय योजना बनता है ना? यानी कि पंचवर्षीय का एक प्लानिंग बनता है, ठीक? उसके बाद योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं। बस सवाल पूछता है कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य होते हैं ना। योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं, क्लियर। तो ओवर और यहाँ पे सवाल पूछता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले में कि योजना आयोग किसे कहते हैं, तो आराम से आप लिख लीजिएगा कि ना कि है ना योजना आयोग का गठन है ना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एंड इसमें जो ना इसका जो अध्यक्ष है ना देश के प्रधानमंत्री होते हैं ना। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य करता है। एंड है ना जो है इसका नाम है ना 2015 में बदल कर नीति आयोग रख दिया गया, क्लियर। तो आयोग के आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक ना। और है ना मुझे है ना उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है जिस है ना 12 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से 12 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास, आर्थिक मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स विकास मतलब डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास यानी कि जो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट क्या होता है ना। तो आइए देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर, ये जो आर्थिक विकास का परिभाषा है इसको लेकर काफ़ी अर्थशास्त्रियों में क्या है, मतभेद है। इसका कोई परिभाषा ही अच्छे से नहीं दे रहा है ना, कोई परिभाषा सक्सेस नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए जो ना आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर जो ना काफ़ी अर्थशास्त्रियों में क्या है, मतभेद हैं। इसकी कोई अर्थ है ना सर्वसामान्य है ना, सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। इसके कोई भी अच्छे परिभाषा कोई भी अर्थशास्त्री नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो इसका परिभाषा एक है ना थी भाई, है ना, जो अर्थशास्त्री थे अच्छे से दिए भाई, है ना, वो दिए थे यहाँ पे, जिसका नाम था प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की है ना, वृद्धि एक और जनसंख्या, देश की जनसंख्या में वृद्धि एक और, है ना। इस तरह कुछ है ना वो परिभाषा दिए थे, क्लियर। तो उतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। आइए हम अगले है ना क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, है ना, लिखा गया है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं ना। समावेशी, समावेशी मतलब आपको कुछ समझ में आता होगा। समावेशी मतलब समाज, है ना, समाज, वेशी मतलब विकास, है ना, यानी कि समाज के विकास, है ना, यानी कि समावेशी यानी कि पूरे लोगों के, समाज के पूरे लोगों के विकास, है ना। तो यही है भाई, है ना, समावेशी विकास क्या होता है, ये पूरे अच्छे से हम डिटेल में समझते हैं। देखिए आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से, है ना, आर्थिक विकास के जिस प्रक्रिया से, है ना, समाज के सभी वर्गों के, है ना, लोगों के जीवन स्तर उच्च होता रहे, है ना, उच्च होता जाए तथा समाज के कोई भी वर्ग लाभ से अछूता ना रहे, है ना, तथा समाज के कोई भी वर्ग या लाभ से अछूता ना रहे, उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास करते हैं, है ना। यानी कि जो समावेशी विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों के एक समान रूप से विकास हो गए, तथा समाज के कोई भी वर्ग हो, छोटा बड़ा, है ना, कोई भी मतलब जाति के लोग हो, सबको समान रूप से, है ना, विकास हो, कोई भी आदमी लाभ से अछूता ना रहे।